अब वो अकेला नहीं था। सुबह काम पर निकलता और शाम को घर लौटकर उससे दिन भर की बातें करता। नोक झोंक, हंसी मजाक और चाय की चुस्कियां, सब कुछ किसी फिल्म के जैसा था। कभी कभी उसे काम के सिलसिले में बाहर रुकना पड़ जाता था। तब वो घर घर में अकेली रह जाती। घर में ऐसा कोई नहीं था जिससे बातचीत करके टाइम पास कर सके। यह शिकायत धीरे धीरे मन की गांठ बनती चली गई, और जब ये गांठ खुली तो उसके सामने शरीर के 3 टुकड़े पड़े थे। नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट 07 में। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें बस कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है और मेरा थोड़ा सा इससे मनोबल हाई होता है। साल 2013 बलरामपुर का माहौल शिवा के लिए सब पहले ही भारी था, क्योंकि अभी हाल ही में पिता की सड़क हादसे में मौत हुई थी। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक ही उस पर आ गईं। पिता की मौत का सदमा माँ को कुछ ऐसा लगा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। इन्हीं हालातों के बीच शिवा लखनऊ की एक कंपनी में सेल्स मार्केटिंग की नौकरी करने लगा। काफी जद्दोजहद के बाद उसे बलरामपुर और उसके आसपास का इलाका मिला था। उसने सोचा था कि यहाँ पे बलरामपुर और उसके आसपास में यदि उसे ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो फिर वहाँ का एरिया मिलेगा, जिससे कि वो माँ के पास रह करके उनकी देखभाल भी कर सकेगा। इसी दौरान लखनऊ की मधु अस्थाना से उसका रिश्ता भी तय हुआ। शादी जल्दी हो गई। एक नई शुरुआत, और नई शुरुआत की उम्मीद दोनों की आंखों में थी। शादी के बाद शिवा माँ और पत्नी को लेकर के लखनऊ में ही आकर के रहने लगा। यहाँ पर उनके एक मुंह बोले मामा थे और उनका एक मकान था। उनका नाम था जनकराज। जनकराज जी का मकान रहीम नगर में था। तो उन्होंने अपने भांजे को अपना मकान रहने के लिए दे दिया। अब छत मिल गई थी, नौकरी पहले से ही थी, साथ में जीवन साथी भी थी। नई शादी की खुशबू, नए सपने और भविष्य को लेकर के उम्मीदें, सब कुछ ठीक लग रहा था, जैसे जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हो। एक शाम शिवा ऑफिस से लौटा। मधु ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। शिवा पीछे से गया, मुस्कुराते हुए बोला, पता है मधु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है। मधु शर्मा गई, नजरें झुकाकर बोली, तुम भी न जाने, तुम भी ना बेवजह ऐसी बातें करते रहते हो। शिवा ने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़े और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, बेवजह नहीं, दिल से कह रहा हूँ। अब शिवा अकेला नहीं था। शिवा को अब भी बलरामपुर जाना पड़ता था। वो सुबह काम पर निकलता और शाम को लौटकर मधु से दिन भर की बातें करता। नोक झोंक, हंसी मजाक और चाय की चुस्कियां, सब कुछ किसी फिल्म के जैसा लगता था। कभी कभी शिवा को बलरामपुर में ही रुकना पड़ जाता था। तब मधु घर पर अकेली रह जाती। सास भी सास की जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी, तो उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं था। अब वो बातचीत करके वो टाइम पास कैसे करे। ऐसे ही एक दिन शिवा बलरामपुर की जाने की तैयारी कर रहा था, तो मधु उसे चुपचाप देखती रही। फिर धीरे से बोली, तुम हर बार मुझे छोड़कर ऐसे ही चले जाते हो। शिवा ने अपना बैग ठीक करते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? मधु उदास होकर बोली, घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, सब सूना सूना लगता है। शिवा उसके पास गया, प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर के बोला, लेकिन काम भी तो जरूरी है, न जाऊंगा तो फिर घर कैसे चलेगा? मधु कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप नजरें फेर ली। लेकिन ये शिकायत धीरे धीरे मन की गांठ बनती चली गई। वक्त के साथ शिकायतें भी बढ़ने लगी, बातों की कमी झगड़ों का कारण बनने लगी। इसी बीच मधु 2 बार मां बनने वाली थी। उम्मीदें जगी, लेकिन घर आई खुशियां चौखट से ही लौट गईं। दोनों बार डिलीवरी के वक्त बच्चे की मौत हो गई। मां बनने का सपना टूटा तो मधु के भीतर का दर्द और गहरा होता चला गया। शिवा की मौसी का घर भी पास में ही था। उन्होंने एक लड़का गोद लिया था। उस लड़के का नाम था नीरज। एक दिन नीरज अचानक शिवा के घर पहुंचा। शिवा कमरे में मधु के साथ बैठा बातें कर रहा था। शिवा ने नीरज को देखा तो खुश होकर बोला, अरे नीरज, बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, इधर भी चक्कर लगाया करो यार। और क्या हालचाल है, मौसी कैसी है? नीरज मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आया।
और बोला, हाँ दादा सब बढ़िया है, मौसी भी ठीक है। दोनों बातचीत करते रहे। मधु चाय बनाने चली गई। वो चाय बनाकर लाई तो शिवा ने मधु की तरफ देखकर कहा, मधु सिर्फ नीरज मेरा भाई नहीं है बल्कि दोस्त भी है। मधु ने मुस्कुराकर चाय का कप नीरज नीरज को पकड़ा दिया। चाय की चुस्की लेकर के नीरज बोला, वाह भाभी चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने। मधु शिकायती लहजे में बोली, चलो किसी को तो अच्छी लगी, आपके भैया तो कभी तारीफ ही नहीं करते। नीरज शिवा को छेड़ते हुए बोला, इतनी अच्छी बीवी मिली है, दादा आपको तारीफ तो बनती है, कभी तो तारीफ कर दिया करो। कुछ देर हंसी मजाक के बाद नीरज चला गया। 2 दिन बाद नीरज फिर शिवा के घर आया। इस बार शिवा घर पर नहीं था। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मधु अकेली थी। नीरज ने नमस्ते किया और पूछा, भाभी जी कैसी हैं आप? मधु ने भी जवाब दिया, मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए। नीरज कुर्सी पर बैठते हुए बोला, दादा तो बाहर ही गए होंगे, अकेले रहना कितना खलता होगा, मौसी का भी होना न होना बराबर ही है। मधु ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। दोनों बैठ गए। बातें लंबी होती चली गई। घर, मोहल्ला, शिवा और अकेलापन। थोड़ी देर बाद नीरज बोला, भाभी ये मेरा नंबर रख लीजिए, कभी कुछ भी जरूरत पड़े तो बस आप बता दीजिएगा, या किसी से भी बात करने का मन हो तो आप मुझे भी कॉल कर लीजिएगा। मधु को नीरज की बातों से लगा, चलो कोई तो है जो उसे सुनता है। उसी रात मधु के नंबर पर एक कॉल आई। उधर से आवाज आई, भाभी मैं नीरज बोल रहा हूँ। मधु ने बोला, हाँ बताइए। नीरज ने बोला कि ये मेरा ही नंबर है, सोचा कि याद दिला दूं, पता नहीं आपने नंबर सेव किया होगा या नहीं। मधु हंसते हुए बोली, मैं अब सेव कर लेती हूँ। फोन कट गया। अब नीरज का शिवा के घर आना जाना बढ़ने लगा। मधु को भी नीरज की बातें अच्छी लगने लगी। वो भी अब उसके आने का इंतजार करने लगी। इधर कुछ दिन बीत गए लेकिन नीरज नहीं आया। एक दिन मधु ने नीरज को फोन किया, हेलो नीरज बहुत दिन हो गए, इधर आए नहीं। नीरज ने बोला, कुछ काम में फंसा था। मधु थोड़ा झिझकते हुए बोली, आज घर पर आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद नीरज आ गया। मधु चाय लेकर आई और चौल करते हुए बोली, इतने दिन से कहाँ गायब थे नीरज बाबू? नीरज चुप रहा। मधु ने फिर कहा, क्या हुआ? नीरज ने अचानक मधु का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में बोला, नहीं बस आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। मधु ने हाथ छुड़ा लिया। फिर घबराते हुए बोली, मतलब? नीरज ने फिर से बोला, मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं, या शायद आपसे प्यार हो गया है। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया। दोनों चुप थे। थोड़ी देर बाद नीरज उठा और चला गया। उसके जाने के बाद मधु सोच में डूब गई। उसे भी तो नीरज का आना, उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। तभी मधु का फोन बजा और उसका ध्यान बटा। शिवा का फोन था। मधु, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना और मम्मी का ध्यान रखना। शिवा की बात को सुनकर मधु को इस बार न तो गुस्सा आया और न ही उससे कोई शिकायत थी। उसका मन तो अब कहीं और भटक चुका था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके नीरज को फोन किया। नीरज घर पर आया। मधु अलमारी से कुछ निकाल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, नीरज ने उसे पीछे से अपने बाहों में जकड़ लिया। उस पल वक्त जैसे रुक गया। मधु सब कुछ भूल गई, डर, सही गलत, दुनिया, लोक लाज, उसे किसी भी बात का बोध नहीं रहा। कमरे की लाइट बुझ गई और कहानी ने एक अब ऐसा मोड़ ले लिया जहां से वापसी अब आसान नहीं थी। इधर शिवा इन बातों से अनजान और बेखबर था। वो जब भी बाहर जाता मधु नीरज को फोन करके बुला लेती। और फिर आया वो दिन, 16 अक्टूबर 2016। करवा चौथ से ठीक 3 दिन पहले शिवा घर लौटा। मैन गेट खोलते ही उसने मधु को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शिवा ने बरामदे में जूते उतारे, बैग रखा और अंदर की ओर बढ़ चला। तभी उसके बेडरूम से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई। शिवा कुछ देर तक वहीं पर रुक गया। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा और कुछ ही पल में उसकी दुनिया थम गई। मधु और नीरज एक साथ थे उसके बेडरूम में। कुछ देर शिवा वहीं पे खड़ा रहा,
फिर उसने झटके से कमरे का दरवाजा खोल दिया। मधु घबराकर पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली, आप आप गलत समझ रहे हैं। शिवा ने गुस्से में मधु के मुंह पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। फिर बोला, गलत? अपनी आंखों से देख रहा हूं मैं, मेरी पीठ पीछे तुम लोग ये सब करते हो। फिर नीरज की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, तू मेरे ही घर में और मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहा था। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शिवा ने नीरज की तरफ हाथ उठाया ही था कि नीरज ने शिवा को जोर से धक्का दे दिया। धक्का इतना तेज था कि शिवा फर्श पर गिर पड़ा। नीरज के चेहरे पर अजीब सा डर था। मधु की तरफ देख करके बोला, इसका काम तमाम करना पड़ेगा वरना ये सबको बता देगा। अब मधु ने भी हाँ में सिर हिला दिया और शिवा की छाती पर चढ़कर बैठ गई। शिवा डर गया। वो बोला, देखो ऐसा मत करो मधु, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मधु जोर से शिवा का गला दबाने लगी। नीरज ने शिवा के पैर पकड़ लिए और कुछ ही पलों में शिवा की आवाज घुटने लगी। वो छटपटा रहा था, टूटती आवाज में मधु का नाम लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से मधु का नाम भी नहीं निकल पाया। म करते हुए उसकी सांसें थम गईं और फिर सन्नाटा छा गया। शिवा की लाश फर्श पर पड़ी थी। आवाज के नाम पर सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मधु बुदबुदाई, मैंने ये क्या कर दिया, अब क्या करेंगे। मधु को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो बौखला सी गई। नीरज ने उसे संभाला और बोला, लाश को ठिकाने लगाना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो जेल में सड़ना होगा। कमरे का माहौल भारी था। शिवा की लाश फर्श पर पड़ी थी। इन सब बातों से अनजान शिवा की माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। दिमाग शांत करने के लिए मधु और नीरज घर से बाहर चले गए। करीब 5 घंटे बाद दोनों घर लौटे और लाश को ठिकाने लगाने का सोचने लगे। तभी नीरज ने कहा, इसे सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मधु को भी ये आइडिया ठीक लगा, लेकिन पूरी लाश टैंक में नहीं डाल सकते थे। दोनों ने फैसला किया कि बॉडी के टुकड़े करने होंगे। नीरज ने पूछा, बाका रखा है क्या घर में? मधु ने हाँ में सिर लाया और स्टोर रूम में जाकर के बाका उठा लाई। दोनों कमरे में गए। बॉडी फर्श पर अभी भी पड़ी थी। मौसेरे भाई नीरज ने पहला बार शिवा की गर्दन पर किया। एक ही झटके में सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद कमर पर कई बार किए, तब कहीं जाकर के निचला हिस्सा अलग हुआ। बॉडी के 3 टुकड़े हो चुके थे। सभी टुकड़े अलग अलग पॉलीथिन में पैक किए गए और अब तक आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी। नीरज कमरे से बाहर आया। सेप्टिक टैंक का ढक्कन सील नहीं था। नीरज ने धीरे से ढक्कन हटाया। मधु एक पॉलीथिन लेकर के बाहर आई। उसमें शिवा का सिर था। नीरज ने उसके हाथ से पॉलीथिन ली और टैंक में डाल दी। बाकी 2 टुकड़े नीरज उठाकर लाया और टैंक में डाल दिए। इसके बाद कमरे में फैले खून को दोनों ने मिलकर साफ किया। फिर नीरज अपने घर चला और मधु कमरे में जाकर के सो गई। सब कुछ नॉर्मल दिनों की तरह ही चल रहा था। 19 अक्टूबर का दिन करवा चौथ का दिन था। मोहल्ले में चहल पहल थी। हर घर में औरतें सज संवर रही थीं। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं, लेकिन चांद था कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मधु ने भी व्रत रखा था। लाल साड़ी, बिंदी, सिंदूर, पांव में महावर, कुछ वैसा ही जैसा कि एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। अचानक पटाखों की आवाज आने लगी। चांद निकल आया था। मधु ने भी पूजा की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन बीतने लगे। शिवा कई दिनों से ऑफिस नहीं पहुंचा। उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। अब करीब 1 महीना हो चुका था। 10 नवंबर 2016 मधु के पास उसके भाई मोहित का फोन आया। उसने पूछा, दीदी जीजा जी का फोन नहीं लग रहा है, कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ। मधु ने आराम से जवाब दिया, काम में बिजी होंगे या हो सकता है कि नेटवर्क ही नहीं मिल रहे हो। मोहित बोला, लेकिन दीदी पहले तो ऐसा कहीं कभी भी नहीं हुआ। जिया जी इतने दिन बिना बताए कहीं नहीं जाया करते थे। मधु ने कुछ इधर उधर की बात करके किसी तरह मोहित को समझा दिया। मोहित को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत शिवा के मुंह मोले मामा जनकराज को फोन किया। वो लखनऊ के इंदिरा नगर में रहते थे।
उनसे बोला, नमस्ते मामा जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ। जनक राज ने उधर से उत्तर दिया, हाँ मोहित, क्या हालचाल है? मोहित ने बोला, मैं तो ठीक हूँ मामा जी, लेकिन जीजा जी का कुछ पता नहीं चल रहा। जनक राज ने पूछा, क्या मतलब है? मोहित ने बोला, वो कई दिन से घर नहीं लौटे हैं, 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, ऑफिस भी नहीं गए हैं और फोन भी बंद आ रहा है। जनक राज ने बोला, अरे ये तो दिक्कत वाली बात है, मैं तो ट्रेन में हूँ और राजस्थान जा रहा हूँ, बांसवाड़ा में कुछ काम है। तुम ऐसा करो कि तुरंत तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराओ। मोहित ने बोला, ठीक है मामा जी, मैं दीदी को लेकर साथ में थाने चला जाऊंगा। इतना कह करके उसने फोन रख दिया। मोहित ने मधु को फोन करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा तो वो घबरा गई। उसने मोहित से कहा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद थाने चली जाऊंगी। इसके बाद भी मधु 2 दिन तक थाने नहीं गई। जब उसे लगा कि बिना कंप्लेंट किए बात नहीं बनेगी, तब 12 नवंबर को मेरिया गांव थाने पहुंची। वहां बताया कि उसका पति शिवा सक्सेना कई दिनों से लापता है। दरोगा ने लिखित शिकायत देने के लिए बोला, जिससे एफआईआर दर्ज हो सके। मधु ने लिखित शिकायत नहीं दी और घर लौट आई। मोहित और जनकराज को फोन करके कह दिया कि कंप्लेंट दे दी है। दिन गुजरने लगे। जब भी किसी का फोन आता, मधु यही कह देती कि पुलिस जांच कर रही है। इधर नीरज का भी घर में आना जाना जारी था। दोनों ने मान लिया था कि मामला इसी तरह से निपट जाएगा। आखिरकार 3 महीने बाद जनकराज राजस्थान से लौटे और अगले दिन रहीम नगर वाले मकान पर पहुंचे और मधु से पूरी जानकारी ली। जब उन्होंने कंप्लेंट की कॉपी मांगी तो मधु बोली, कॉपी तो है ही नहीं। जनकराज थाने पहुंचे। पता चला कि मधु ने शिवा की गुमशुदगी के बारे में बताया जरूर था, लेकिन जब उससे लिखित शिकायत के लिए बोला तो उसने लिखित में शिकायत नहीं दी और वहां से उठकर चली गई। अब आखिरकार 25 फरवरी 2017 को जनकराज ने शिवा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की। शिवा का नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि शिवा की आखिरी लोकेशन लखनऊ में ही थी। दरोगा नागेश मिश्रा ने मधु को थाने बुलाया। पूछताछ हुई। मधु की बातचीत से उन्हें कुछ शक हुआ। पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई तो एक ने बताया कि शिवा भैया तो कई महीनों से नहीं दिखे। करवा चौथ वाले दिन भी भाभी ने व्रत किया था, लेकिन भैया उस दिन भी नहीं थे। पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था। पति 4 महीने से गायब है और मधु ने कोई कंप्लेंट ही नहीं की। पड़ोसियों ने नीरज के अक्सर घर आने की भी बात कही। पुलिस ने नीरज से भी पूछताछ की, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। अब मधु के भाई मोहित को भी अपनी दीदी पर शक हो रहा था। वो जब भी उससे शिवा के बारे में पूछता तो मधु यही कहती कि वो बाहर गया है। एक दिन वो मधु के घर पहुंचा। उसने बहन को अपने पास में बिठाया और पूछा, दीदी अब आप मुझे अकेले में सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मधु ने टालते हुए बोला, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है? मोहित ने बोला कि अनजान मत बनो बहन, तुम सब जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ जीजा जी कहाँ हैं? मधु ने काफी देर इधर उधर की बात की। जब उसे लगा कि वो गिर गई है तो बोली, मैं सब बताती हूँ, लेकिन तुम किसी से मत कहना। मैं और नीरज एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया था और फिर मोहित सन्न रह गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसने तब भी हिम्मत करके पूछा कि तब लाश लाश कहाँ है जीजा जी की? मधु धीमी आवाज में बोली, घर में ही है, सेप्टिक टैंक में है। फिर मोहित की तरफ उम्मीद के साथ देखते हुए बोली, तुम मेरा साथ दोगे ना भाई? फिर मोहित की तरफ उम्मीद के साथ देखते हुए बोली, तुम मेरा साथ दोगे ना भाई? मोहित बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। वो सीधे थाने पहुंचा और पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। मधु को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नीरज फरार हो चुका था। पुलिस ने जब पहली बार उससे पूछताछ की थी, दरअसल तभी नीरज को एहसास हो चुका था कि आज नहीं तो कल सच बाहर आ ही जाएगा और वो इससे पहले ही कहीं गायब हो चुका था। मधु ने शुरुआत में अनाकानी के बाद सब कबूल कर लिया। इसके बाद बारी आई लाश रिकवर करने की। पुलिस ने नगर निगम की टीम के साथ शिवा के घर पहुंची। मकान के बाहरी हिस्से में बना सेप्टिक टैंक खोला गया। मोहल्ले वाले छतों से झांक कर देख रहे थे। शिवा की लाश टुकड़े में बरामद हुई। 4 महीने बाद बॉडी
लोथड़ों में बदल चुकी थी। साल 2023 को लखनऊ सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, मधु को हुई। साल 2023 लखनऊ सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया, मधु को उम्र कैद हुई, उस पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जबकि नीरज अब भी फरार है और उसका आज तक भी कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। जो नीरज उसका मौसी का लड़का था, शिवा की सगी मौसी का लड़का था। हालांकि मैं उसकी मौसी ने उसे गोद लिया था, उसका भी वो सगा खून नहीं था, लेकिन गोद लेने के बाद उसे पाला पोसा, पूरी उसकी परवरिश की। और उनकी मौसी ने भी सोचा होगा कि बुढ़ापे में मेरा साथ बनेगा, लेकिन उनकी मौसी को भी छोड़ गया और अपने मौसेरे भाई की बीवी के साथ में उसने एक ऐसा घिनौना कृत्य किया और अपने ही मौसी के भाई को यानी कि भाभी के पति को 3 टुकड़ों में काट दिया। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना नहीं होता है, बल्कि सभी को जागरूक करने के लिए मैं ये स्टोरी बनाता हूँ और ये सच्ची घटना में हमेशा बनाता हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, अपना सुझाव भी दें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं कल एक और ऐसी किसी ट्रू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।